प्रवाशांचे हाल झालेले आहेत। याचबरोबर अनेक ठिकाणी लोहमार्गांवर पाणी साचल्यानं अनेक गाड्यांना विलंब देखील झालेला आहे। दरम्यान आज धावणाऱ्याही काही गाड्या रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळते। पुणे मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या 3 गाड्या रेल्वे प्रशासनाने गुरुवारी रद्द केल्या। बदलापूर वांगणी दरम्यान लोहमार्गावर पाणी साचल्यानं या गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। यात मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन, मुंबई पुणे प्रगती एक्सप्रेस आणि पुणे मुंबई इंटरसिटी एक्सप्रेस या 3 गाड्यांचा समावेश आहे। हवामान विभागाने जोरदार पावसाचा इशारा दिल्यानं शुक्रवारी धावणाऱ्या काही गाड्याही रेल्वे प्रशासनाने रद्द केलेल्या आहेत। यामध्ये पुणे मुंबई डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस रद्द करण्यात आलेली आहे। पुणे मुंबई प्रगती एक्सप्रेसही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। त्यासोबतच मुंबई पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेसही रद्द करण्यात आलेली आहे। मेल एक्सप्रेसचं वेळापत्रक कोलमडलेलं आहे। पुण्यात पावसानं विश्रांती घेतल्यानं पुणेकरांना थोडासा दिलासा मिळालेला आहे। पुराचं पाणी ओसरलेलं आहे, मात्र चिखल आणि कचऱ्याचं साम्राज्य पसरलंय। दरम्यान अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलं होतं। पाणी ओसरल्यानंतर आता भिजलेलं साहित्य, माती काढण्याचं काम सुरू आहे। दरम्यान आजही पुण्यात ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे आजही शाळांना आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केलेली आहे। काल रात्री खडकवासला धरण क्षेत्रातून मुठा नदी पात्रात 31,000 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता आणि आता सकाळी 7 वाजता 13,981 क्युसेक पाणी हे खडकवासला धरणातून सोडण्यात आलेलं आहे। पावसाने जरी ब्रेक घेतला असला तरी सावधगिरीचा इशारा पुणेकरांना देण्यात आलेला आहे। जलसंपदा आणि पालिकेतील अभावामुळे पुण्यात कालची ही परिस्थिती उद्भवली, याची चौकशी करून कारवाई करणार असं स्पष्ट केलेलं आहे। पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी नेमकं त्यांनी काय म्हटलेलं आहे आपण पाहूयात। काल पूर्ण दिवस या सगळ्या धरण क्षेत्रामध्ये प्रचंड पाऊस झाला आणि काल रात्रीतून टप्प्याटप्प्यानं 25,000, 40,000 आणि पहाटे 6 वाजता तर 55,000 क्युसेक पाणी या पुण्याच्या या सगळ्या नदीमध्ये आपल्याला सोडण्यात आलं आणि स्वाभाविकपणे मोठा पुराचा फटका पुणेकरांना या पाण्याच्या प्रभावामुळे किंवा पाण्याने जे काही सगळ्या बाजूला पाणी घुसलं नदीच्या आजूबाजूला त्या परिसरातली मोठी हानी झाली आहे। जनजीवन विस्कळीत झालंय। मी सुद्धा अधिवेशन सुरू असताना ही परिस्थिती पाहिली तर अधिवेशन सोडून आलो की खऱ्या अर्थानं जलसंपदा खात्याच्या प्रशासन आहे आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातला समन्वयाचा हा अभाव दिसून आला। खऱ्या अर्थानं जर तुम्ही 55 क्युसेक पाणी सोडणार होतात तर खरं तर त्याची माहिती देणं अपेक्षित होतं, लोकांना सावध करणं अपेक्षित होतं। हे मात्र 100% खरं आहे आणि मला असं वाटतं की हे कुठल्याही प्रकारे खपून घेतलं जाणार नाही। याची निश्चितपणे आम्ही चौकशी करू। सांगलीत पूर स्थिती निर्माण झाली आहे। कृष्णा आणि वारणा नदीला पूर आलेला आहे। एकीकडे कृष्णा नदी पाणलोट क्षेत्रात पावसाची संततधार सुरू आहे, तर दुसरीकडे कोयना धरणातून 30,000 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। त्यामुळे कृष्णा नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे आहे। कृष्णा नदीची इशारा पातळी 40 तर धोक्याची पातळी 45 फुटांवर आहे। सध्या कृष्णा नदीची पातळी 36.2 फुटांवर पोहोचली आहे। कर्नाळ रोड पूल पाण्याखाली गेलेला आहे। पाण्याची पातळी वाढत असून शेरी नाल्याच्या माध्यमातून आता कृष्णेचं पाणी शहरातील सखल भागात शिरू लागलेलं आहे। काल काकानगर परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यात आलेलं आहे। सांगलीच्या शिराळा तालुक्यातील चांदोली धरण पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी कायम आहे। गेल्या 24 तासात 168 मिलीमीटर पावसाची नोंद या ठिकाणी झालेली आहे। यामुळे चांदोली धरण 88.73% भरलेलं आहे। 34.40 टीएमसी साठवण क्षमता असणाऱ्या धरणात 30.53 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला असून पाण्याची आवक सुरूच आहे। धरणातून विसर्ग वाढवून 10,117 क्युसेक पाणी वारणा नदीत विसर्ग करण्यात येतोय। त्यामुळे वारणा नदीच्या पाणी पातळीत आणखी वाढ झालेली आहे। वारणा नदीला पूर आला असून शेकडो एकर शेती पाण्याखाली गेली आहे। 11 बंधारे आणि 3 पूल पाण्याखाली गेलेले आहेत। वारणा नदीची पाण्याची पातळी वाढत असल्यानं नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहावे अशा सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या आहेत। कोल्हापुरात पावसानं चांगलाच जोर धरलेला आहे। रात्रभर मुसळधार पाऊस सुरू आहे। काल पंचगंगेनं धोका पातळी ओलांडली असून जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे। जिल्ह्यातील काही महत्त्वाचे मार्ग बंद झालेले आहेत।
काही ठिकाणी पर्यायी वाहतूक सुरू आहे. शाळांना 2 दिवसांची सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे. कोल्हापुरात पुन्हा महापूर अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. नद्यांचं पाणी पात्राबाहेर पडलेलं आहे. राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित 6 दरवाजे उघडलेत. त्यामुळे पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 44.4 फुटांवर येऊन पोहोचली आहे. शहरातील काही भागांमध्ये पाणी येण्यासही सुरुवात झालेली आहे. इचलकरंजीमध्ये देखील काही मार्ग बंद झालेले आहेत. शिरोळमधील काही गावांमधील नागरिकांच्या स्थलांतरास सुरुवात झालेली आहे. आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून पाहूयात कोणकोणते मार्ग बंद झालेले आहेत. राधानगरी, शाहूवाडी, पन्हाळा भागात मुसळधार पाऊस होतोय. जिल्ह्यातील 500 नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात आलेलं आहे. कोल्हापूर रत्नागिरी, कोल्हापूर गगनबावडा मार्ग बंद झालेला आहे. कोल्हापूर गारगोटी मार्गासह 40 पेक्षा अधिक मार्ग देखील मुसळधार पावसामुळे बंद झालेले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर धरणाचे 41 पैकी 10 दरवाजे 2 मीटरने उघडण्यात आलेले असून धरणातून 39,200 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग तापी नदी पात्रात सोडण्यात येतोय. हतनूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणात पाण्याची आवक वाढली असून त्यामुळे धरणाचे 10 दरवाजे हे 2 मीटरने उघडण्यात आलेले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात दमदार पावसाची हजेरी पाहायला मिळते. जायकवाडीत पाण्याची आवक सुरू आहे. जायकवाडी धरणात 939 क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे. सध्या जायकवाडी धरणात 4.22% पाणीसाठा आहे. दुपारनंतर पाण्याची आवक वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. जायकवाडी धरणात दुपारनंतर पाण्याची आवक वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. नाशिक जिल्ह्यात दमदार पाऊस कोसळताना दिसतोय. जायकवाडीत पाण्याची आवकही सुरू झालेली आहे. जायकवाडी धरणात 939 क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे. उजनी धरण प्लस मध्ये आलेलं आहे. 24 तासात धरण 14% वधारलं. उजनी धरणात सध्या 1,48,000 क्युसेकनं आवक सुरू आहे. आज दिवसभरात धरण प्लस 8% जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. दिवसभरात धरण प्लस 8% जाण्याची शक्यता आहे. धरणात 1,48,000 क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे. चोवीस तासात धरण 14% वधारलेलं आहे. आणि आता बातमी आहे मराठा आरक्षणासंदर्भातली. मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी आता मराठा आरक्षणावरून विरोधकांना सवाल केलेला आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यायला पाहिजे की नाही असा सवाल त्यांनी विचारलेला आहे. उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि नाना पटोलेंनी मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी असं मनोज जरांगे म्हणाले. जर विरोधक भूमिका स्पष्ट करत नसतील तर सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय मार्गी लावायला वाट पाहू नये असंही यावेळी जरांगे म्हणाले आहेत. शरद पवार साहेब, उद्धव ठाकरे साहेब आणि नाना पटोले साहेब यांनी स्पष्ट भूमिका करावी. सगळे सोयऱ्यांचा शब्द नाही ऐकला मी, ती क्लिप मी ऐकलं स्वतः. त्यांनी स्पष्ट भूमिका करावी. ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंय म्हणते त्या, तर तुमची भूमिका काय हे मी ऐकेल, मी स्वतः ऐकेल. जर त्यांची ही क्लिअर भूमिका असेल तर मग हे जे 3 नाव घेतले यांनी क्लिअर भूमिका सांगायला पाहिजे की मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावं. आणि एक महत्त्वाची बातमी, आमदार अपात्रतेबाबत शिंदे गटाची पुन्हा हायकोर्टात धाव. शिंदे गटाची हायकोर्टात तातडीच्या सुनावणीची मागणी. आमदार अपात्र न करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान. आमदारांचा कार्यकाळ संपण्याआधी सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. तातडीच्या सुनावणीवर ठाकरे गटाने मात्र आक्षेप नोंदवलेला आहे. आमदार अपात्रतेबाबत शिंदे गट पुन्हा हायकोर्टात गेल्याचं दिसतंय. शिंदे गटाची हायकोर्टात तातडीच्या सुनावणीची मागणी आहे. आमदार अपात्र न करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेलं आहे. आमदारांचा कार्यकाळ संपण्याआधी सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. तर तातडीच्या सुनावणीवर ठाकरे गटाने मात्र या क्षणी आक्षेप नोंदवलेला आहे. आमदार बाबाजानी दुर्राणी घड्याळ सोडणार का? दुर्राणी
तुतारी हाती घेणार का असे सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत. जयंत पाटील थेट अजितदादांच्या आमदाराच्या घरी गेल्याचं समजतंय. दोघांमध्ये बंद दाराआड चर्चा देखील झालेली आहे. जयंत पाटलांनी आमदार दुर्राणींची भेट घेतलेली आहे. त्यांच्या घरी ही भेट झालेली आहे. दोघांमध्ये बंद दाराआड चर्चा देखील झाल्याचं समजतंय. यामुळे चर्चांना उधाण आलेलं आहे. बाबाजानी दुर्राणी घड्याळ सोडणार असल्याच्या चर्चा आता रंगत आहेत. शिंदे फडणवीसांचा दिल्ली दौरा. मुख्यमंत्री शिंदे 2 दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर. शिंदे आज रात्री दिल्लीला रवाना होणार आहेत. मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीबाबत मुख्यमंत्री शिंदे भाजप ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. अजित पवारांपाठोपाठ शिंदेही भाजप वरिष्ठांना भेटणार असल्याचं समजतंय. शिंदे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. आज संध्याकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीसाठी रवाना होणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगरचं पालकमंत्रीपद मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच अब्दुल सत्तार शहरात दाखल झाले. सत्तारांच्या समर्थकांनी विमानतळावर त्यांचं जोरदार असं स्वागत केलेलं आहे. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी देखील करण्यात आलेली आहे. पालकमंत्रीपद मिळाल्यामुळे सत्तारांनी मुख्यमंत्री शिंदे तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानलेले आहेत. नाही, खरं आहे का आज मी या जिल्ह्यामध्ये अनेक वर्षापासून राजकारण करतोय. 5 वेळेस मंत्रीपद मिळाला, परंतु पालकमंत्रीपद मिळाला नव्हता. आणि आज मी संभाजीनगर जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. पूर्वीचे सर्व पालकमंत्री औरंगाबादचे झाले. आत्तापर्यंत मी संभाजीनगर जिल्ह्याचं नेतृत्व करण्याची संधी मला सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी, देवेंद्रजी आणि अजितदादांनी दिली. त्यांचे आता कमी ओव्हर आहे, पण कमी ओव्हरमध्ये द्रासमध्ये कारगिल विजय दिवसानिमित्त पंतप्रधान मोदी बोलतायत. आपण थेट जाऊयात. सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं. ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है. ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है. साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था. आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है. मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था. मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं. मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था. आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था. बदले में
पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास
और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। शिंकुंतला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं।
चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। बीआरओ ने पिछले 3 साल में ही 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। मुश्किल टेरेन्स में विकास की एक गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है, इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा हथियारों और ये सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5,000 आइटम्स बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म्ड फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर
चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं?
लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है
मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल विजय दिवसानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युद्धात शहीद झालेल्या जवानांना द्रासमध्ये आदरांजली वाहिली। देशाला विजय मिळवून देणाऱ्या शूरवीरांना मी आदरपूर्वक नमस्कार करतो असं सुरुवातीला विधान त्यांनी केलेलं आहे। युद्धात आपण सत्य, संयम आणि सामर्थ्य दर्शवलं असल्याचं वक्तव्य यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आहे। सत्यासमोर असत्य आणि दहशतवादाचा पराभव झाला असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। कारगिल विजय हा देशाचा वारसा आहे। कारगिल विजय हा एका पक्षाचा विजय नव्हता असं देखील विधान यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेलं आहे। हा दिवस प्रत्येक भारतीय सैन्याच्या प्रत्येक सैनिकाला समर्पित आहे। कृष्णा नदीच्या पुरात पोहणं तरुणाच्या अंगलट आलेलं आहे। नदीत तरुणाच्या बचावाचं थरार कैद झालेलं आहे। तरुणांची स्टंटबाजी अंगलट आलेली आहे। पोहणाऱ्या इतरांच्या प्रसंगावधानामुळे या ठिकाणी मोठा अनर्थ टळलेला आहे। कृष्णा नदीच्या पात्रात पोहणं तरुणाच्या अंगलट आल्याचं आपण पाहू शकतोय। ही थरार कॅमेऱ्यात कैद झालेली आहेत। तरुणांची स्टंटबाजी अंगलट आलेली आहे। पोहणाऱ्या इतरांच्या प्रसंगावधानामुळे या ठिकाणी मोठा अनर्थ टळलेला आहे। कृष्णा नदीची पातळी सध्या इशारा पातळीजवळ आहे। या ठिकाणी या संदर्भात